हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा? आर यू डूइंग गुड? सो दिस इज द लास्ट लेक्चर वीडियो ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। आज की इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जीन थेरेपी, मोलिकुलर डायग्नोसिस एंड ट्रांसजेनिक एनिमल्स। इसके साथ में हमारे छोटे छोटे दो टॉपिक्स और हैं, जैसे कि बायोपेटेंट्स है, बायोपेरेसी है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक। सो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में जानने से पहले हम पहले जनरल जान लेते हैं इंसुलिन के बारे में। तो वी हैव ए ग्लैंड जिसका नाम है पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज वैसे तो एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, वो अपना पेनक्रिएटिक जूस जो है वो भी सिक्रीट करता है, साथ में कुछ हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं। पेनक्रियाज के अंदर एक स्पेसिफिक रीजन होता है जिसको बोलते हैं इजलेट ऑफ लैंगरहंस। तो इजलेट ऑफ लैंगरहंस वाला जो रीजन होता है वो एक हार्मोन रिलीज करता है, एंड उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। इंसुलिन। तो वी हैव ए ग्लैंड जिसका नाम है क्या? पेनक्रियाज। एंड वी हैव ए हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन। एंड जो हार्मोन है उसका एक फंक्शन भी है भाई, ठीक है। उसका फंक्शन क्या है? वेल, उसका फंक्शन ये है कि इट डिक्रीजेस द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड बाय एब्जॉर्बिंग, या फिर हम कह सकते हैं बाय ट्रांसफरिंग ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू सेल्स। सो जब भी हम खाना खाते हैं एंड फूड का ब्रेकडाउन होता है तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड जब भी एब्जॉर्प्शन होता है तो इंटेस्टाइन से जो फूड मटेरियल है वो कहाँ पर चला जाता है? वेल, वो हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है। ब्लड के अंदर जाने के बाद क्या होगा? वो हर टिश्यू, हर सेल तक जो है पहुँचता है। ब्लड से उसको पास करना है सेल की तरफ, तो वहाँ पर फैसिलिटेट करने के लिए एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। तो जब इंसुलिन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है तो जो भी एब्जॉर्ब फूड है जो अभी ब्लड के अंदर है, तो उसके अंदर मैक्सिमम जो ग्लूकोज है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा अल्टीमेटली जो सेल है उसके अंदर। लेकिन अगर इंसुलिन नहीं होगा तो वेल, अगर हम इसकी डिसऑर्डर की बात करें, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन की अगर हम बात करें, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा? जो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज लेवल इन ब्लड इंक्रीजेस एंड कोज ए डिजीज। और उस डिजीज का क्या नाम है? वेल, उस डिजीज का नाम है डायबिटीज मिलिटस। तो डायबिटीज मिलिटस इज ए डिजीज इन विच ब्लड ग्लूकोज लेवल इज हाईली इंक्रीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। ठीक है, क्लियर है जी। तो जब भी खाना खाएगा तो खाना खाने के बाद में फूड जो है ब्रेक डाउन तो हो गया और एब्जॉर्ब भी हो गया, लेकिन वो सेल के अंदर तक पहुंचा नहीं। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि उसको इंसुलिन जो है वो नहीं मिल रहा। अब इंसुलिन नहीं मिल रहा तो इंसुलिन बाहर से लेना पड़ेगा, है ना। तो इंसुलिन अगर बाहर से ले तो कैसे ले? तो थोड़ा पहले हार्मोन के बारे में समझे। हार्मोन इज ए केमिकल मैसेंजर विच इज सिंथेसाइज्ड इन ए वेरी स्मॉल अमाउंट, काफ़ी स्मॉल अमाउंट के अंदर। लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है वो तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, एंड अगर हम एक ह्यूमन से ही इंसुलिन लेंगे तो वो सफिशिएंट नहीं होगा। एंड ले तो कैसे ले? क्योंकि इंसुलिन को सिक्रीट कौन करने लग रहा है? पेनक्रियाज। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें तो पेनक्रियाज निकालना पड़ेगा, यानी पहले तो आदमी को मारो एंड फिर उसके बाद में पेनक्रियाज को निकालो एंड फिर उससे जो इंसुलिन जो है वो निकालो। क्या हम ये काम कर सकते हैं? ह्यूमन के ऊपर नहीं कर सकते, है ना। बट हम एनिमल्स के ऊपर तो कर ही सकते हैं। अब ह्यूमन को मारता है तब तो एक क्रिमिनल केस है, लेकिन एनिमल को मारता है तो एज सच अभी तक सिलेक्टिवली है, लेकिन पहले के केस में नहीं होता था ऐसा।
तो यानी कि अर्लियर क्या होता था, अर्ली सॉल्यूशन, जो अर्ली सॉल्यूशन था वो क्या था, एनिमल्स लाइक कैटल एंड पिग्स वर slaughtered to take insulin from their pancreas। तो ह्यूमन को तो मार नहीं सकते, पर किसको मार सकते हैं, पिग्स को मार सकते हैं, कैटल को मार सकते हैं, ठीक है। वो तो एक क्राइम नहीं था उस टाइम के अंदर, आज के टाइम पे भी मारते हैं, कोई वैसी बात तो है नहीं, लेकिन अलग अलग इंडिया के अंदर स्टेट पे देखें तो अलग अलग उसके लिए लॉज हैं। तो हम इंसुलिन पहले जो है निकालते थे किससे, कैटल और पिग से, पहले उनको मारते थे, फिर उसके बाद उनके पैनक्रियाज से इंसुलिन को जो है निकाल लेते थे। बट होता क्या था कि पिग्स इज ए डिफरेंट स्पीसीज, कैटल इज ए डिफरेंट स्पीसीज, ह्यूमन इज ए डिफरेंट स्पीसीज। तो इवन दो अगर हम उनको किल कर भी दे एंड फिर पैनक्रियाज को अलग बाहर निकाल भी ले एंड वहाँ से अगर इंसुलिन निकाल भी ले, तो इंसुलिन जो निकलता है उसके साथ में पिग्स के अलग अलग कुछ प्रोटीन होंगे या फिर कैटल के अलग अलग प्रोटीन होंगे। अब 100% प्यूरीफाई करना उस टाइम के अंदर जो है पॉसिबल नहीं था, आज के टाइम पे भी रिलेटिवली इतना पॉसिबल जो है वो नहीं था। सो इसके साथ में कुछ प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम्स क्या थी भाई, प्रॉब्लम, वेल प्रॉब्लम ये थी कि द इंसुलिन which extract from animal were contaminated by their species protein, hence cause allergy in human and lead to death। तो इससे क्या हो जाता था, नॉर्मली जो डेथ जो है वो हो जाती थी, ठीक है। तो यानी कि एनिमल्स भी मारे और इंसुलिन निकला, थोड़ी अमाउंट के अंदर निकला, लेकिन जिसके अंदर डाला वो ह्यूमन भी ज़्यादा लंबे टाइम तक बच नहीं पाया, तो इट्स नॉट ए सोल्यूशन, ठीक है। तो आज के टाइम पे सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। अब जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को जानने से पहले हम पहले इंसुलिन के बारे में थोड़ी सी चीज़ और जान लेते हैं कि इंसुलिन जो कि पैनक्रियाज से निकाला जाता है या फिर पैनक्रियाज जो सिक्रीट करता है, एक्चुअली इट्स ए प्रो इंसुलिन, यानी कि प्रो हार्मोन होता है, यानी कि वो इनएक्टिव हार्मोन होता है। तो जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज सिक्रीट प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन का मतलब क्या है, लाइक इसके पास एक ए चेन होती है, एक इसके पास में बी चेन होती है, एंड ए और बी चेन के बीच में एक तीसरी चेन होती है जिसको बोलते हैं सी चेन। तो एक ए चेन, एक बी चेन और एक सी चेन। तो इट्स ए प्रो इंसुलिन COOH और NH2। So it is in inactive form. Insulin is in its inactive form because C chain is attached between A and B chain। ए और बी चेन के बीच में क्या प्रेजेंट है, सी चेन है, इसी वजह से ये कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। इट इज फर्दर प्रोसेस्ड इन बॉडी एंड सी पेप्टाइड
is removed, C peptide is removed to activate the insulin। इसका मतलब क्या है? वेल इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि बॉडी में इसकी प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग होने के बाद क्या होता है कि जो ए चेन है और जो बी चेन है उसके बीच में से सी चेन जो है वो हट जाती है, एंड इन दोनों के बीच में एक डाइसल्फाइड ब्रिज जो है वो बन जाता है, एंड डाइसल्फाइड ब्रिज बनने की वजह से ये जो स्टेबल हो जाता है, ये हमारा इंसुलिन हो गया। और ये इंसुलिन कैसा है? एक्टिव इंसुलिन है। तो व्हाट इट मीन्स, हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन बनता है वो डायरेक्टली एक्टिव नहीं होता, तो उसको बाद में प्रोसेस करके एक्टिव जो है किया जाता है। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन कैसे बनता है और स्टार्ट जो है वो किसने किया था, तो इसके बारे में क्वेश्चन जो है आ सकता है। ठीक है, मैं डायरेक्टली वो क्वेश्चन जो है वो आपको लिखवा देता हूँ। पहला भाई, व्हाट इज ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या है क्वेश्चन। ठीक है, इसके साथ में हाउ ह्यूमिलीन, या फिर उसको कह सकते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन is prepared by Eli Lilly company in 1983। तो एली लिली कंपनी ने किस तरीके से जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो है वो बनाया था, क्योंकि हमने ये चीज़ तो देख ली, अगर एनिमल को स्लॉटर करके अगर हम बनाते हैं इंसुलिन तो वो इतना ज़्यादा फायदे की चीज़ जो है वो नहीं होती। तो किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया इज़ ए बैक्टीरिया विच हैज़ ए फॉरेन जीन। ठीक है जी, इतनी चीज़ तो क्लियर है। ठीक है, तो हम बार बार में यही बताने लग रहे हैं कि अगर कोई दूसरी जीन अगर एक ह्यूमन के अंदर आ गई तो ह्यूमन भी कैसा हो गया, वो भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड हो गया। तो बैक्टीरिया का मतलब भी यही है कि बाहर से कोई जीन जो है उसके अंदर आ गई। अब उन्होंने बनाई कैसे हैं, तो लेट्स से ये एक ह्यूमन की सेल है, एंड ये ह्यूमन का न्यूक्लियस है, एंड इसके अंदर ये ह्यूमन के क्रोमोसोम हैं, एंड लेट्स से इस क्रोमोसोम के अंदर एक जीन है, और जो जीन है उसको यहाँ से बाहर निकाल लिया गया है, एंड जब इसको यहाँ से बाहर निकाला है तो ये एक पर्टिकुलर जीन है जिसको हम कहने लग रहे हैं इंसुलिन। क्लियर है जी? ठीक है, तो इसका मतलब पहला हमने काम क्या किया है, आइसोलेशन ऑफ जीन। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करते हैं, हम इसको डाइजेस्ट करवाते हैं किसके साथ में, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से। एंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से क्या होता है, वेल इसके स्टिकी एंड जो है बन जाते हैं, तो ये इसके स्टिकी एंड जो है बन गई। सिमिलरली हम एक वेक्टर लेते हैं, तो एली लिली कंपनी ने भी क्या किया था, एक वेक्टर जो है वो चूज़ किया था। वेक्टर कौन हो सकता है, वेल ये हो सकता है PBR322। ठीक है, इसको भी किससे ट्रीट करवाएंगे, इसको भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट कराएंगे। उससे क्या होगा, वेल उससे ये होगा कि जो ये सर्कुलर DNA है ये ओपन अप हो जाएगा, ये खुल जाएगा। तो लेट्स से ये हमारा PBR322 था, एंड ये अब ये ओपन अप जो है हो गया है, यानी ये खुल गया है। तो इन दोनों के पास क्या प्रेजेंट है, इसके पास स्टिकी एंड है, इसके पास भी क्या है, इसका स्टिकी एंड है। ठीक है, तो ये स्टिकी एंड इसके साथ बाइंड हो जाएगा और ये स्टिकी एंड इसके साथ बाइंड हो जाएगा। दोनों को एक दूसरे के साथ जुड़वाएंगे किसकी हेल्प से, DNA लाइगेज की हेल्प से। एंड फिर उसके बाद क्या होगा, वेल उसके बाद ये होगा कि जो प्लाज्मिड है
वो दोबारा से सर्कुलर फॉर्म के अंदर आ जाएगा, लेकिन जो सर्कुलर फॉर्म होगी उसके अंदर अब एक जीन प्रेजेंट होगी, और वो जीन किसकी होगी? वो जीन होगी इंसुलिन की। तो इसके अंदर क्या आ चुकी है? अब इंसुलिन की जीन जो है वो आ चुकी है। और अब क्या चीज़ बची हुई है? सिर्फ एक ही चीज़ बची हुई है कि इस जीन का अब एक्सप्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो जीन का एक्सप्रेशन किसके अंदर करवाएंगे? एक बैक्टीरिया के अंदर कराएंगे, बट उसके लिए क्या ज़रूरी है? हम इसका एम्पलीफिकेशन करा दें, ताकि कभी ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल ना हो तो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर डाल करके हम बार बार में ये एक्सपेरिमेंट जो है कंटिन्यू कर सके। तो इसको हम एम्पलीफाई जो है वो करवाएंगे, एंड फिर उसके बाद में एक बैक्टीरिया के अंदर जो है हम इसको डाल देंगे। तो लेट्स से ये बैक्टीरिया है, एंड इस बैक्टीरिया के हम अंदर डाल देंगे क्या? हम अपना प्लाज्मिड जो है डाल देंगे। तो प्लाज्मिड हम इसके अंदर डाल देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? इसको हम बायोरिएक्टर के अंदर डाल देंगे। बायोरिएक्टर के अंदर ये जो बैक्टीरिया होंगे वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेंगे, और जब काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेंगे तो फिर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करके, कौन सी प्रोसेसिंग? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करके हम इससे प्यूरीफाई जो इंसुलिन जो है वो कैप्चर जो है कर लेंगे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, तो पहले हमें क्या करना है? फर्स्ट भाई, आइसोलेशन ऑफ इंसुलिन जीन बाय ह्यूमन सेल। तो ये ह्यूमन की सेल थी, एंड ह्यूमन की सेल से हमने क्या ले लिया? इंसुलिन जीन जो है वो ले लिया by human cell with the help of lysing enzyme। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या किया हमने? ट्रीट जीन एंड वेक्टर विद, इस वेक्टर को भी यानी PBr322 को भी और इंसुलिन को भी किससे ट्रीट करवाया है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, टू मेक स्टिकी एंड इन DNA। तो DNA के अंदर स्टिकी एंड बनाने के लिए ये काम जो है कर देंगे। फिर उस थर्ड पॉइंट क्या होगा? जो DNA लाइगेज है उसकी हेल्प से बाइंड करवा देंगे। तो थर्ड पॉइंट, विद दी हेल्प ऑफ DNA लाइगेज इंसुलिन जीन इज इंसर्टेड इनटू दी वेक्टर के अंदर जो है इंसर्ट जो है हो जाएगी। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट हम क्या लिखेंगे? फोर्थ पॉइंट हम लिखेंगे एम्पलीफाई, या फिर हम कह सकते हैं मेक मल्टीपल कॉपी ऑफ, किसकी मल्टीपल कॉपी? इस rDNA की। नाउ ये क्या है? एक rDNA है जिसके पास इंसुलिन है। मेक मल्टीपल कॉपी ऑफ rDNA बाय, किसके द्वारा कर सकते हैं? PCR के द्वारा जो है कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हुई है या नहीं हुई है उसका कैसे हम पता लगेंगे? तो विद दी हेल्प ऑफ स्क्रीनिंग मेथड वी कैन आइडेंटिफाई आइदर इट इज़ rDNA और नोट। उसके बाद 6 पॉइंट क्या लिखेंगे? 6 पॉइंट जो है हम लिख सकते हैं कि कल्चर करेंगे हम। अब तो क्या बचा हुआ है? ये जो सेल है उसको हम कल्चर करेंगे। जैसे PBr322 को स्क्रीन कैसे करते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के अंदर बचा है या नहीं बचा है? 6 पॉइंट जो है
सिक्स का क्या लिखेंगे हम इसके अंदर? वेल हम इसके अंदर लिखेंगे दी ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया is now cultured in bioreactor. सेवंथ भाई, with the help of downstream processing purified insulin can be obtained. तो प्यूरीफाई जो इंसुलिन जो है वो आसानी से जो है ऑब्टेन जो है वो की जा सकती है। एक क्वेश्चन आ जाता है अभी, इंसुलिन और ह्यूमेलिन के अंदर फ़र्क क्या है? ह्यूमेलिन कहें तो ह्यूमेलिन नाम आ जाए ह्यूमेलिन, तो ये किस वर्ड से मिलके बना हुआ है? पहले ह्यूमन प्लस में इंसुलिन, तो व्हाट इट मीन्स कि ऐसी इंसुलिन जो ह्यूमन के जैसी है तो उसको हम कह देते हैं, मतलब ह्यूमन के अंदर जैसी इंसुलिन होती है वैसी इंसुलिन अगर बाहर हम खुद बना लेते हैं तो हम उसको क्या कह देते हैं? उसको हम हीमोलिन कह देते हैं। कुछ यहाँ पर इनुलिन भी जो है वो भी बोल देते हैं। सो इट इज़ ए जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन विच इज़ similar to natural insulin। ठीक है जी, इसके बारे में काफ़ी हो गया। अब हमारा दूसरा टॉपिक, ठीक है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, वेल ये भी इम्पोर्टेंट था, ठीक है, उसको कहते हैं हम जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी को समझने के लिए आप एक चीज़ को समझो कि मान लो आपके अंदर कोई डिजीज़ हो रखी है और डिजीज़ हो रखी है किसी एक एंजाइम की हेल्प से, तो उस डिजीज़ का सोल्यूशन क्या होगा? वेल अगर एंजाइम के ना होने की वजह से है तो हम क्या करें? उसको एंजाइम जो है वो सप्लाई कर दे, एंड लेट्स से जो एंजाइम है उसकी लाइफ 1 दिन है या 2 दिन है, उसके बाद जो एंजाइम जो है वो डिफेक्टिव हो जाता है, तो उसके बाद सोल्यूशन क्या है? क्या हम बार बार में एंजाइम जो है वो डालते रहें? वेल करने में तो ये भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा तरीका क्या है? एंजाइम जो बनने लग रहा है वो पर्टिकुलर किसी ना किसी प्रोटीन एंड किसी आरएनए या फिर पर्टिकुलर एक जीन से बनना लग रहा है, तो इससे अच्छा तरीका ये नहीं है कि हम डायरेक्टली जीन ही उसके अंदर डाल दें। तो अगर कोई भी डिजीज़ अगर ट्रीट की जाती है जीन के डालने की वजह से, तो हम उसको क्या कह देंगे? जीन थेरेपी। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी, सो इसके अंदर हम लिख सकते हैं इट इज़ ए टेक्निक इन विच डिजीज इज क्योर्ड बाय रिप्लेसिंग द defective gene with normal gene। ठीक है जी, लेट्स से एक पर्सन है, उसको नाइट ब्लाइंडनेस है, और नाइट ब्लाइंडनेस किस वजह से? क्योंकि उसके अंदर कोई डिफेक्टिव जीन आ गई। तो सॉल्यूशन क्या है? उस जीन को ही बदल दो, है ना। एक नॉर्मल जीन जिसके अंदर रिकॉग्नाइज करने के लिए वो प्रोटीन अगर बनने लग रहे हैं तो क्या करें? वो जीन ही उसके अंदर डाल दो, तो क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस ठीक हो जाएगी। लेट्स से एक दूसरी डिजीज़ है हीमोफीलिया, वो भी एक पर्टिकुलर जीन की वजह से होने लग रही है, तो क्या करें? वेल दूसरी जो जीन है उसको अगर हम अंदर डाल देंगे एंड वो अपना नॉर्मल फंक्शनिंग अगर करने लग जाएगी तो जो डिजीज़ है वो तो क्योर हो जाएगी, है ना। इसी तरीके से डिफरेंट डिजीज़ हो सकती है, जैसे हीमोग्लोबिन अगर किसी के अंदर नॉर्मल नहीं बनने लग रहा तो क्या करें? नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जीन उसके अंदर डाल दे, उससे जो है वो ठीक होगा। यानी कि ये कुछ इस तरीके से है, अगर आपको डिजीज़ हो रखी है तो बाहर से आप जो दवाई लेते हैं, आप दवाई की जगह ले लो, जीन ले लो, और जीन लेने के बाद क्या होगा? आपकी बीमारी जो है वो ठीक हो जाएगी, है ना। काफ़ी हद तक लॉजिकल भी है, हाँ ऐसा बिल्कुल हो सकता है और ऐसा हुआ भी है। तो ऐसा कहाँ पर हुआ है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। इट वॉज फर्स्ट डन बाय या डन इन 4 years old girl in
1990। सो उस 4 ईयर ओल्ड गर्ल को प्रॉब्लम क्या थी? डेट गर्ल इज सफर्ड विद एक डिजीज़ है भाई, क्या नाम है उसका? स्काइड डिजीज़। स्काइड डिजीज़। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्काइड? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ occur ड्यू टू absence, एक एंजाइम जो है वो नहीं होता, absence ऑफ एंजाइम जिसका नाम है एडिनोसाइन डीअमाइनेज। उसको शॉर्ट के अंदर हम बोल देते हैं क्या? ADA। तो एक डिजीज़ है, ठीक है, जिसका नाम है स्काइड, और वो स्काइड होती है एक एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से, जो कि एडिनोसाइन डीअमाइनेज है या फिर ADA है। इन दिस डिजीज़ B and T cell does not form due to deficiency of ADA। ठीक है, तो ADA की डेफिशिएंसी की वजह से ना तो B सेल बनती ना T सेल बनती। अगर B T सेल बनेगी नहीं तो इसका मतलब उसके अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगी। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? वेल, सॉल्यूशन क्या है? नंबर 1 बी सॉल्यूशन ऑफ स्काइड। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ADA is introduced as enzyme in the WBC so that B and T cell mature and start functioning। तो ADA के अगर इंजेक्शन डलवाएंगे तो ADA इज इंट्रोड्यूस एज एंजाइम द WBC सो डैट B and T सेल जो है वो मैच्योर हो सके और उसके स्टार्ट फंक्शन जो है वो हो सके। बट द प्रॉब्लम इज एंजाइम हैज़ वेरी लेस lifespan and after then they become डिफेक्टिव। उसके बाद क्या होगा? वेल, वो डिफेक्टिव जो है वो हो जाएंगे। सो अगर वो डिफेक्टिव हो जाएंगे तो फिर क्या करें भाई? दोबारा से इंजेक्शन डलवाओ। ठीक है, हैंस कंटिन्यूअस इंजेक्शन ऑफ ADA is required to the SCID पेशेंट। तो जो स्काइड का जो पेशेंट है उसको कंटिन्यूसली जो ADA की इंजेक्शन जो है वो देने पड़ेंगे, नहीं तो वो जो है ठीक जो है वो नहीं हो पाएगा। क्या ये तरीका क्या रिलेटिवली अच्छा है? नहीं। ठीक है, तो दूसरा सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है दूसरा जीन थेरेपी। ADA gene is isolated. It is introduced in disarmed retrovirus
retrovirus infect WBC and transfer ADA gene to WBC start forming WBC start forming ADA enzyme and disease is treated। तो डिजीज जो है वो ट्रीट जो है हो जाएगी। तो क्या करते हैं, बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन जो है वो करते हैं, यानी जो बोन है उसके बीच में से WBC को निकालते हैं, ठीक है। एंड WBC को के अंदर जो है एक डिसआर्म्ड पैथोजन जिसके अंदर प्रेजेंट होगी कौन सी ADA की जीन होगी, उसके अंदर इन्फेक्शियस जो जीन जो है वो नहीं होगी, बल्कि हमारी ADA की जीन होगी। अगर वो ADA की जीन होगी तो वायरस इन्फेक्ट करेगा तो अपना DNA जो है वो सेंड करेगा। जब अपना DNA सेंड करेगा तो जो ADA की जीन जो है वो WBC के अंदर चली जाएगी, और एक बार अगर WBC के अंदर चली गई तो उसके बाद में जो ADA का एंजाइम जो है उसके अंदर बनने लग जाएगा और डिजीज जो है वो ट्रीट हो जाएगी, ठीक है। सो कंटिन्यूस WBC ट्रांसफ्यूजन इज़ रिक्वायर्ड। तो क्योंकि जो WBC है उसकी भी लाइफ स्पैन है, बट ये बात तो है ही कि एंजाइम के मुकाबले तो इसका लाइफ स्पैन जो है वो रिलेटिवली बड़ा है। सो 100% क्योर कैसे हो सकता है? वेल 100% क्योर ऐसे हो सकता है, इट कैन बी 100% क्यूरेबल इफ ADA gene is introduced in the embryonic stage। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर अगर हम ADA की जीन अगर डाल देंगे तो उससे क्या होगा, 100% क्योर जो है वो हो जाएगा। नहीं तो बार बार WBC का ट्रांसफ्यूजन जो है वो हमें करवाना पड़ेगा। तो रिलेटिवली आसान भी है, ठीक है, लेकिन एंजाइम थेरेपी के मुकाबले ये तरीका जो है वो रिलेटिवली बेटर है। अब उसके बाद हम बात करते हैं मोलिकुलर डायग्नोसिस। अगर हम मोलिकुलर डायग्नोसिस को समझें तो मोलिकुलर का मतलब क्या होता है? मोलिकुल का मतलब होता है DNA या RNA या फिर उसका कोई प्रोटीन, कोई भी ऐसी चीज़ जो सेल के अंदर हो, यानी सेल के अंदर के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल बोलते हैं ना। तो जब हम मोलिकुलर डायग्नोसिस करने लग रहे हैं तो हम किसकी बात करने लग रहे होंगे? हम DNA की बात करने लग रहे होंगे, RNA की बात करने लग रहे होंगे, उसके प्रोटीन की बात करने लग रहे होंगे। बात क्यों करने लग रहे हैं उसकी? वेल जो मोलिकुलर डायग्नोसिस है वो एक मॉडर्न मेथड है, एक नया टाइप का मेथड है। किस टाइप का मेथड है? जो डिटेक्ट करता है कि वेदर इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर हम डिटेक्ट कर लेंगे कि इन्फेक्शन हो गया तो उससे क्या होगा, भाई डिजीज हुई नहीं है लेकिन उससे पहले ही हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये पर्सन जो है इन्फेक्टेड है। कोविड-19 का एग्जांपल ले लो भी, डिजीज हुई नहीं है बट दे आर सेइंग टेस्ट करो टेस्ट करो टेस्ट करो टेस्ट करो। तो वो एक्चुअली में करने क्या लगने लग रहे हैं, वो ये करने लग रहे हैं कि कोविड-19 यानी कोरोना डिजीज होने से पहले ये पता लग जाए कि उस पर्सन के अंदर ये वायरस है या नहीं है। अगर ये वायरस है तो अर्ली ट्रीटमेंट हो जाएगा जिससे कि उसको जो है सीवियर सिम्टम जो है वो नहीं आएंगे। सिमिलरली आपने कैंसर के बारे में तो सुना ही होगा कि कैंसर के अंदर क्या होता है कि जो सेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइड हो जाती है एंड उसके बाद जो है पर्सन की डेथ जो है हो सकती है, पर्टिकुलरली लेट फेज के अंदर। तो नॉर्मली आपने मूवीज़ के अंदर देखा होगा अगर ये पर्सन पहले आ जाता तो शायद इसकी जो जान जो है वो बच जाती। अब पहले आए कैसे? पहले तो डायग्नोज होना चाहिए ना, यानी कैंसर होने से पहले पता लग जाए। कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब मोलिकुलर डायग्नोसिस जो है हम करें। मोलिकुलर डायग्नोसिस हमारे सिलेबस के अंदर 3 तरीके से दिया गया है। एक PCR की फुल फॉर्म क्या थी? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। PCR के अंदर क्या किया जाता है? डिजीज को पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाता है। कैसे? हम वायरस या जो बैक्टीरिया है उसके प्राइमर लेते हैं। PCR याद है उसके अंदर क्या क्या स्टेप थे? 3 स्टेप थे। पहला डीनेचुरेशन, उसके बाद में एनिलिंग और तीसरा एक्सटेंशन।
डिनेचुरेशन के अंदर क्या होता है, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है एंड फिर उसके बाद प्राइमर आके जुड़ते हैं। अगर प्राइमर ना जुड़े तो क्या डीएनए की एम्प्लीफिकेशन हो सकती है? नहीं हो सकती। तो यानी प्राइमर इसेंशियल है। अगर हम प्राइमर कौन से लें, बैक्टीरिया के या फिर वायरस के जो इन्फेक्शन कोज करते हैं एंड उस पेशेंट का डीएनए अगर हम डीनेचर करके एनिलिंग अगर करवाने लग रहे हैं तो बैक्टीरिया या वायरस का प्राइमर केवल उसी जगह ऐड होगा जहां पर उनका खुद का डीएनए होगा। यानी कि अगर वो वायरस उस डीएनए के अंदर अगर प्रेजेंट होगा तब उसका डीएनए उसके साथ में ऐड हो सकता है और एम्पलीफाई हो सकता है, नहीं तो एम्पलीफाई नहीं होगा। क्योंकि बड़ा सिंपल सा है कि डीएनए हमेशा किसके साथ बाइंड होगा, जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगी। और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कब पैदा होगी, जब ऑलरेडी उसके अंदर वो पहले से ही वायरस का डीएनए हो। तो वायरस अगर बॉडी के अंदर चला भी जाए तो वो पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड होने में टाइम लगता है एंड इसी का फायदा जो है हम उठा सकते हैं किसके द्वारा, पीसीआर करवा के। तो नॉर्मली कोविड-19 के अंदर भी यही होने लग रहा है, हम वहाँ पर रियल टाइम पीसीआर करवाने लग रहे हैं एंड उससे क्या होता है कि जो प्राइमर हम लेते हैं वो प्राइमर उस वायरस का ही होता है एंड फिर जो पेशेंट है उसका डीएनए लेते हैं एंड फिर हम ये देखते हैं कि वेदर एम्पलीफाई होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता तो इसका मतलब प्राइमर बाइंड नहीं हुआ और प्राइमर बाइंड नहीं हुआ तो इसका मतलब वायरस का डीएनए उसके अंदर नहीं है, यानी इन्फेक्शन उसको नहीं है। तो इन्फेक्शन ही नहीं है तो पर्सन जो है वो ठीक है। दूसरा वही तरीका क्या है, सदर्न ब्लोटिंग। ब्लोटिंग आपने पढ़ी होगी कहाँ पे, जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने लग रहे थे तो उसके अंदर क्या हुआ था, जो वीएनटीआर जो हमारी एग्रोजेल के अंदर थी वो बाहर निकाल ली थी एंड उसके बाद क्या किया था, एल्कलाइन ट्रीटमेंट जिससे वो सिंगल स्ट्रैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाए एंड फिर नाइलॉन की लेयर के अंदर उसको जो है पास किया था एंड फिर उसके बाद में प्रोब जो है वो डाली गई थी जो कि रेडियो एक्टिव थी। अगर वो उसके साथ बाइंड हो गई तो इसका मतलब जो पर्सन जो है वो सेम है, नहीं तो जो है वो डिफरेंट है। तो सदर्न ब्लोटिंग के अंदर क्या होता है, डीएनए को एक दूसरे के साथ में बाइंड करवा के देखते हैं। अगर बाइंड हो जाते हैं तो सदर्न ब्लोटिंग जो है एक बैंड दिखाती है, नहीं तो बैंड नहीं होती। तो अगर वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो वायरस का डीएनए जो है उस पर्सन के अंदर गया होगा। अगर वो वायरस का डीएनए उसके अंदर गया होगा तो इसका मतलब अगर वायरस का डीएनए अगर हम उसको प्रोब बना ले, प्रोब क्या था, सिंगल स्ट्रैंडेड ओलिगो न्यूक्लियोटाइड की एक सीक्वेंस है। अगर उसको रेडियो एक्टिव करके अगर हम पेशेंट के डीएनए के साथ अगर हाइब्रिडाइज करवाने की कोशिश करेंगे और अगर हाइब्रिडाइज हो गया तो हाइब्रिडाइज होने की कंडीशन तभी है जब दोनों के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हो। कॉम्प्लीमेंट्री कब होगी, जब खुद वायरस का डीएनए वहाँ पर हो। अगर सदर्न हाइब्रिडाइजेशन यानी कि अगर वहाँ पर डीएनए का बैंड नहीं बनता इसका मतलब उसको इन्फेक्शन नहीं है, यानी कि उसको वायरस नहीं है। तो इन दोनों केस के अंदर देखें तो हमने क्या किया है कि वायरस का डीएनए या फिर वायरस का जो प्रोब जो है वो हमने लिया है प्राइमर या फिर प्रोब की फॉर्म में एंड लेट इट की वो हाइब्रिडाइज होता है या फिर उसके अंदर जो है एम्प्लीफिकेशन होता है या नहीं होता। थर्ड जो तरीका है एलिजा। एलिजा को हम कह सकते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, यानी कि एक टेस्ट है, उस टेस्ट के अंदर क्या होता है, इम्यूनोसोर्बेंट यानी एंटीबॉडीज यूज की जाती है जो एंजाइम के साथ में लिंक होती है। एक्चुअली जो एंटीबॉडी है या जो एंटीजन होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं अपने साइट को लेकर के। एक पर्टिकुलर एंटीजन एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी के साथ ही जुड़ता है। लेट्स से अगर एड्स का वायरस एक पर्सन के अंदर जो है आ गया है तो इट विल मेक सर्टेन एंटीजन्स इन द ब्लड। अगर हम उसका ब्लड जो है बाहर निकालें एंड जो एड्स वायरस के स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना करके अगर हम टेस्ट करें तो एड्स की स्पेसिफिक जो एंटीबॉडी है वो केवल उन्हीं एंटीजन के साथ में बाइंड होगी जो एक्चुअली में एड्स के द्वारा प्रोड्यूस हुए हैं। तो इसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं वेदर उसको एड्स है या नहीं। कैंसर के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं या कोई पैथोजन गया है वो बॉडी के अंदर जाने के बाद में एक एंटीजन की तरह जो है काम करेगा। तो एंटीजन को जो है डिटेक्ट किया जा सकता है किसके द्वारा, एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी के द्वारा। अगर एंटीबॉडी लिंक है एक पर्टिकुलर एक एंजाइम के द्वारा एक एंजाइम के साथ में एंड वो बाद में कलर अगर चेंज कर सकता हो तो एलिजा जो है एक बेटर तरीका हो सकता है। इसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज किए जाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। नाम से क्लियर है ट्रांसजेनिक यानी कि एनिमल्स विच हैज दी फॉरेन जीन। अगर एक एनिमल के अंदर फॉरेन जीन है तो वो इसलिए है क्योंकि हम ह्यूमन चाहते हैं कि उसके अंदर एक फॉरेन जीन हो। हम फॉरेन जीन उसके अंदर क्यों चाहेंगे, बिकॉज हमें ये स्टडी करना है कि पैथोजन का नेचर कैसा है, यानी कि पैथोजन जो है वो एक्ट किस तरीके से करेगा। जैसे कोविड-19 आ गया एंड हमें ये स्टडी करना है कि वायरस जो है किस तरीके से फैलता है। तो हम क्या करेंगे, वी रिक्वायर सर्टेन ऑर्गेनिज्म जिनको हम जानबूझ के डिजीज करवाएंगे
एंड फिर बार बार में चेक करते रहेंगे कि वो वायरस जो है किस तरीके से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर गया। तो क्या नॉर्मल ह्यूमन के अंदर कर सकते हैं? नहीं, केस हो जाएगा बहुत बड़ा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है वो बनाते हैं। साथ में कौन सी जीन का एक्सप्रेशन किस तरीके से होता है ये भी डिटेक्ट जो है तभी हो पाता है। आपने नॉर्मली पढ़ा होगा कि चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लग रहे हैं। चूहे के ऊपर क्यों करने लग रहे हैं? वेल, इसी वजह से, बिकॉज जब तक हम किसी जीन को एक्सप्रेस करने से रोकेंगे नहीं तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो एक्चुअल में कर क्या रहा था। तो नॉर्मल ह्यूमन के ऊपर तो कर नहीं सकते, तो हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो आपने लेबोरेटरी के अंदर, मूवीज़ के अंदर देखा होगा कि एक्सपेरिमेंट चिंपैंजी के ऊपर किए जाते हैं, मंकी के ऊपर किए जाते हैं, माइस के ऊपर, पिग के ऊपर किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म। क्या वो नॉर्मल है? नहीं, वो सभी ट्रांसजेनिक है, वो काफ़ी सेंसिटिव है एंड उनके ऊपर बार बार में कुछ ना कुछ करते रहते हैं चेंज, एंड अल्टीमेटली ये देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स इस जगह भी काम आते हैं, जैसे कि एक रोजी काउ है, एंड जो रोजी काउ है वो दूध के अंदर प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा देती है, पर्टिकुलरली अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन, जो 1 लीटर के अंदर 2.4 ग्राम देती है, यानी प्रोटीन की अमाउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा देती है। तो अगर हम बायो फैक्ट्री बनाना चाहें, यानी कि पर्टिकुलर एक प्लांट के अंदर मेडिसिन ग्रो होती रही, तो हम उसके अंदर अपनी कोई भी जो जिसका प्रोडक्ट हमें चाहिए वो जीन उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा के ये काम करवा सकते हैं, तो बायो फैक्ट्री बन सकती है वहाँ पे। इसके अलावा वैक्सीन की सेफ्टी के लिए, जैसे कोविड-19 की अगर कोई वैक्सीन बनी तो क्या डायरेक्ट ह्यूमन के ऊपर ट्राई करेंगे? नहीं, पहले तो हम दूसरे एनिमल्स के ऊपर ट्राई करेंगे। क्या दूसरे एनिमल्स कौन से होंगे? वो सारे ट्रांसजेनिक होंगे। इसके अलावा कोई भी केमिकल, कोई भी मेडिसिन अगर बनने लग रही है तो डायरेक्ट ह्यूमन के ऊपर उसका एक्सपेरिमेंट नहीं होता, पहले ट्रांसजेनिक एनिमल जो कि एक्सपेरिमेंटल एनिमल होते हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। सो आप समझ सकते हैं कि ह्यूमन किस टाइप का नेचर है एंड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या होता है। तो इसी वजह से कुछ इथिकल इश्यूज जो है आगे आ जाते हैं। और इथिकल इश्यूज क्या है? रूल्स ऑफ कंडक्ट, कि एक्सपेरिमेंट किस तरीके से होगा, किस तरीके से नहीं होगा, उसके ऊपर रेगुलेशन की जाती है। इंडिया के अंदर एक कम्युनिटी है जिसको हम कहते हैं गैक। गैक का मतलब क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, यानी एक कमेटी है जो अप्रूव करती है कि वेदर ये एक्सपेरिमेंट होगा या नहीं होगा, यानी वो इसकी वैलिडिटी को बताती है। साथ में वो पब्लिक के अंदर वो ऑर्गेनिज्म आएगा या नहीं आएगा, ये इसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर ये मंजूरी देगा तो ही वो पब्लिकली अवेलेबल होगा, नहीं तो वो हमेशा लेबोरेटरी के अंदर ही प्रेजेंट होगा। तो आप इस चीज़ को इस तरीके समझ सकते हो कि भाई होता क्या है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, मछली की एक जीन निकाल ली एंड फ्रॉग के अंदर डाल दी, जो फ्लावर की एक जीन जो है वो निकाल के एक फिश के अंदर डाल दी, किसी एक एनिमल की जीन निकाल के उसके अंदर डाल दी। तो यानी कि स्पीसीज का कोई कॉन्सेप्ट जो है वो बचता ही नहीं है, क्योंकि किसी की भी जीन उठा किसी के अंदर भी डाल दी तो इससे तो कोई एक नई स्पीसीज एंड हो सकता है कि कोई इस टाइप का ऑर्गेनिज्म बन जाए जो हम ह्यूमंस के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? वहाँ पे कुछ सर्टेन रूल्स ऑफ कंडक्ट होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो वेल हमारी भी मतलब कभी भी किसी भी टाइम जो है डेथ हो सकती है। आगे देखते हैं। देयर इज़ आल्सो सम इश्यूज बायो पेटेंट एंड बायो पायरेसी। जैसे आपने फ्लावर से एक जीन जो है वो निकाल ली एंड एक मछली के अंदर डाल दी एंड मछली जो है वो कलरफुल जो है वो हो गई। नाउ आप उसको बेचने जो है अगर लगोगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा मनी आ जाती है। तो दूसरा उसको ना यूज़ कर पाए, केवल आप ही उसको यूज़ करें, तो उसके लिए क्या कराना पड़ेगा? पेटेंट कराना पड़ेगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो पेटेंट होता है उसको हम बोलते हैं बायो पेटेंट। सो इट्स ए राइट, एक हक होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नड होता है उस इन्वेंटर को, यानी जिसने वो फिश जो है वो बनाई है, ताकि कोई दूसरा जो है उसका मिसयूज जो है ना कर पाए, यानी उसका कमर्शियल यूज जो है वो ना कर पाए। बायोलॉजिकल एंटिटीज़ या फिर उसके प्रोडक्ट को लेकर ये हो सकता है। वैसे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट को देखें तो जहाँ पर आपको C दिखाई देता है या फिर R दिखाई देता है तो आप उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। अगर करने लग रहे हैं दैन कॉपीराइट के प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है, वो गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं एंड आपके ऊपर केस जो है वो हो सकता है। इसके अलावा बायोपायरेसी इज़ अनदर इशू, कि अगर पेटेंट ले चुके हैं या फिर कोई नॉलेज पर्टिकुलर एक कंट्री के अंदर सालों तक थी लेकिन आप उसको कमर्शियली यूज़ करने लग रहे हैं तो हम उस चीज़ को क्या कहेंगे? बायोपायरेसी। पायरेसी मतलब चोरी। चोरी किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म? नहीं, उनका यूटिलाइजेशन, उनकी यूज़ को लेकर के। अगर हम काफ़ी बड़ा मुनाफा, वैसे हम नहीं करते, ये कौन करता है? ये मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो करती है। अगर मल्टीनेशनल कंपनीज किसी बायो रिसोर्स के ऊपर काफ़ी बड़ा मुनाफा कमाने लग रही है बिना एक ऑथराइजेशन कंट्री के और साथ में बिना एक कंसर्न्ड पीपल के जिसने उस चीज़ की डिस्कवर की थी,
तो उस बिना उसके एक पेमेंट दिए के अगर कोई ऐसा यूज़ करने लग रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, बायो पायरेसी कहेंगे। लाइक आप इस चीज़ को कुछ ऐसे समझे, जैसे एक मूवी बनी बाहुबली, ठीक है, एंड बाहुबली हॉल्स के अंदर चलने लग रही है, ठीक है, एंड आपने क्या किया, उस मूवी की कॉपी कर ली एंड फिर उसको सीडी बना करके कमर्शलाइज करने लग रहे हो, यानी बेचने लग रहे हो। मूवी किसकी थी, एक डायरेक्टर की, लेकिन आप क्या करने लग रहे हो, उसकी कॉपी बना करके बेचने लगने लग रहे हो, यानी आप भी फ़ायदा उठाने लगने लग रहे हो। तो जो डायरेक्टर है वो आपके ऊपर कभी भी केस कर सकता है, बिकॉज इट्स ए पायरेसी। सिमिलरली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी ऐसा ही होता है कि अगर कोई पेटेंट ले चुका है या किसी कंट्री का पेटेंट है एंड कोई दूसरी कंट्री या फिर कंपनी उससे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा अगर कमाने लग रही है तो व्हाट इट मीन्स ये पायरेसी है। इंडिया के अंदर क्या बायो पायरेसी हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है। जैसे ब्लैक पेपर है तो उसका पेटेंट लिया गया था, बासमती राइस का जो है लिया गया था, इंडियन जो मस्टर्ड है उसका लिया गया था, पोमीग्रेनेट, टर्मरिक, नीम, इन सभी का पेटेंट जो है लिया जा चुका है एंड बाद में ये कैंसिल भी कर दिए गए हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, यहीं पर ही उगते हैं। एंड अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी इनका यूज़ करने लग रही है बिना इंडिया की, यानी कि जो कंट्री है उसकी अनुमति के, तो इट्स ए पायरेसी। तो इंडिया के अंदर इन चीज़ों को डील करने के लिए एक इंडियन पेटेंट बिल है जिसके अंदर सेकंड अमेंडमेंट किया गया है, जिसके अंदर ऐसे इश्यूज जो है वो उठाए जाते हैं ताकि बायो पायरेसी वाली चीज़ें जो है ना हो। इसके अलावा बायो वेपन इज़ अनदर मेजर कंसर्न इन टुडेज टाइम, कि अगर युद्ध लड़ना है तो बंदूक से नहीं, किससे लड़ो, वायरसेस से। पहले इसके बारे में ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर एंड आई होप आपको ये चैप्टर जो है समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट करें, आई विल रिप्लाई इट।